नमस्कार, संवाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और संवाद की इस कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। हमारे साथ संवाद की इस कड़ी में आज बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र से अपना दल से लोकसभा सांसद अनुप्रिया पटेल। बहुत बहुत स्वागत अनुप्रिया जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और संवाद की इस कड़ी की शुरुआत यदि मैं करूं तो बहुत सारी बातें हैं वैसे तो करने को, लेकिन बतौर जनप्रतिनिधि वर्तमान का जो समय है ये परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। ऐसे में चुनौतियां और ज्यादा हो जाती है क्योंकि जनता की जो अपेक्षाएं होती हैं वो पहले से बहुत ज्यादा होती हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में अपने संसदीय क्षेत्र के विकास को लेकर के क्या कुछ प्रयास आपके हैं, और चूंकि ये कोरोना का काल है तो ऐसे में कैसे सामना कर रही हैं आप सारी व्यवस्थाओं का, सारी चुनौतियों का? सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूं इस संवाद प्रक्रिया में मुझे शामिल करने के लिए। और आपने दो पहलुओं को जोड़कर प्रश्न पूछा है। सबसे पहले तो हमारे सामने जो एक बहुत बड़ी चुनौती आई है और पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी क्राइसिस की सिचुएशन कोरोना पैंडेमिक के रूप में आई है, तो निश्चित रूप से अगर देश और दुनिया के लिए चुनौती है तो उसका हिस्सा मेरा संसदीय क्षेत्र भी है। और मुझे वो वक्त याद है पिछले वर्ष 2020 का, जब चूंकि मिर्जापुर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है और यहाँ से बहुत सारे लोग देश के तमाम राज्यों में जाते हैं, महाराष्ट्र में या गुजरात में, तमिलनाडु में कई जगह जाते हैं रोजगार की खोज में। तो मुझे वो दौर याद है जब लॉकडाउन के समय मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग फोन किया करते थे और हम क्षेत्र में जाते थे तो कैसे जो गरीब जनता है, जो मजदूर वापस आए हैं, उनके लिए खाने पीने के प्रबंध करना, और ऐसे एक जनप्रतिनिधि के रूप में भूमिका रहती थी। और अब हम प्रवेश कर चुके हैं कोरोना के दूसरे दौर में। आप जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर, सेकेंड वेव, दस्तक दे चुकी है देश के अंदर। और हमारे देश के तमाम राज्य हैं, अभी उत्तर प्रदेश का नाम तो उस सूची में नहीं आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र है, पंजाब है, केरल है, तमिलनाडु है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनका नाम आ रहा है कि जहां पर सेकेंड वेव बहुत तेजी से दस्तक दे चुकी है और तेजी से जो हमारे मरीजों की संख्या है वो फिर से बढ़ रही है। इन्फेक्शंस में आप देख रहे हैं कि सडनली एक सर्ज हो रहा है। तो उस दृष्टि से मैं अपने संसदीय क्षेत्र में भी और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी पार्टी के तहत मैं भ्रमण करती हूं, लोगों को मैं निरंतर एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते ये बात कह रही हूं कि कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसका पालन आप करिए, क्योंकि पिछले वर्ष इतना लंबा लॉकडाउन का पीरियड रहा कोविड के चलते कि लोगों के अंदर कोविड फैटीग आ गया, लोग उकताने लगे और मास्क पहनना या हैंड हाइजीन, हाथों की स्वच्छता या सामाजिक दूरी का पालन, ये सब लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन अभी हमें उनको समझाना है कि पिछले वर्ष कोरोना इतना था, भय इतना था, या कहिए कि हमारी सावधानियां इतनी थी। आज परिवर्तन हुआ, परिवर्तन ये हुआ कि उल्टा हो गया, कोरोना इतना हो गया और हमने सावधानियों को इतना घटा दिया। तो हमें समझने की जरूरत है। और ये हर जगह जहां भी मैं जा रही हूं, भ्रमण कर रही हूं, मार्च के महीने में ही मैंने सोनभद्र, प्रतापगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, कई जनपदों का दौरा किया और हर जगह मैंने जनता से यही अपील की है कि सेकेंड वेव और भी ज्यादा घातक होती है, इसलिए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना, हाथों की स्वच्छता और इसके साथ सामाजिक दूरी का पालन करना, इसको आप कंटिन्यू रखिए, इसको आप छोड़िए नहीं। और वैक्सीनेशन ड्राइव जो तेजी से चल रही है, वैक्सीनेशन अब 45 वर्ष के ऊपर जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन को सरकार ने प्रारंभ कर दिया है, तो आप वैक्सीनेशन भी करवाएं क्योंकि वो आपके लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में है। तो ये सारी बातें मैं कह रही हूं। जहां तक विकास, जो आपका दूसरा पहलू था, तो विकास 2014 में जब मैं मिर्जापुर से सांसद बनी तो मैंने देखा कि मेरा जिला जो है वो दो बड़े प्रभावशाली जिलों के बीच में है। एक और प्रयागराज है जिसे हम इलाहाबाद कहते थे अभी तक, और दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारा वाराणसी है। तो उन दोनों की तो बड़ी पहचान है, लेकिन मेरा अपना मिर्जापुर उसके बीच में कहीं दबकर रह गया है। तो मेरे इस जिले के अंदर बहुत क्षमता है, पोटेंशियल है और इसको एक बड़ी पहचान मिल सकती है, बहुत विकास की संभावनाएं हैं। और मुझे प्रसन्नता है आपके इस चैनल पे आपको बताते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार
और 2017 में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बनी, अपना दल उसका एक अंग है जी। तो दोनों सरकारों के आपसी समन्वय में मिर्जापुर में बहुत विकास हुआ। मिर्जापुर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई। मिर्जापुर में उस वक्त मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी भारत सरकार में, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। हमारे यहाँ डायलिसिस सेंटर बना, महिलाओं और बच्चों का अस्पताल बना, रेलवे स्टेशन में बहुत सुधार हुआ, कई बड़े पुल बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जाकर बाढ़ सागर परियोजना का वहां पर फिर से लोगों को कैसे लाभ मिले उसकी शुरुआत की। तो ऐसे बहुत सारे विकास कार्य मेरे पिछले कार्यकाल में हुए और इस बार भी मैं प्रयासरत हूं सैनिक स्कूल मेरे क्षेत्र में स्थापित हो और इसके साथ ही और भी अन्य विकास कार्य हैं जो लगातार चल रहे हैं। हमारे यहाँ मां विंध्यवासिनी का धाम है, उसका पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, परिक्रमा पथ बनाया जा रहा है। मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर विकसित करने के साथ साथ ओडीओपी योजना के तहत जो मिर्जापुर में कालीन का एक पारंपरिक कारोबार चलता था जिससे बहुत सारे हमारे बुनकर जुड़े हुए थे, इसके साथ ही पीतल का उद्योग था, वो सब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत आ चुका है और उसके जरिए हम रोजगार सृजन का भी प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे प्रयास चल रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने हर मंडल में एक विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है और मेरा प्रयास है कि मिर्जापुर मंडल में विंध्य विश्वविद्यालय की मांग जो बहुत लंबे अरसे से हो रही है तो हम उसको भी साकार करके दिखाएं। तो इस प्रकार दोनों काम चल रहे हैं, एक तरफ कोरोना से बचाव भी करना है और दूसरी तरफ जनपद के विकास को भी आगे लेकर जाना है। तो अनुप्रिया जी ने जिस तरीके से अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों का ब्यौरा दिया, मुझे लगता है कि शायद ये विकास कार्यों की वानगी का ही परिणाम है कि 2014 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अपना दल सीट से अनुप्रिया जी लगभग 2.5 लाख मतों से जीतकर ये बहुत अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। तो ये दर्शाता है कि जनप्रतिनिधि यदि समर्पण भाव के साथ जनता के बीच में है तो वो जो 5 साल का समय होता है वो पर्याप्त होता है अपनी पहचान बनाने का और फिर जनता दोनों हाथों से ऊपर उठा करके आपको आगे भेजती है। क्या कहना चाहेंगे अनुप्रिया जी इस बारे में? ये आप बिल्कुल सच कह रहे हैं क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मानती हूं कि हमारी सफलता का कोई एक कारक नहीं होता है, हमारी सफलता के कई कारक होते हैं। और यदि मैं मिर्जापुर की बात करूं तो मैं आपको बड़ी रोचक सी बात बताऊंगी कि मिर्जापुर में जब मैं दूसरी बार चुनाव लड़ने गई तो मुझे अक्सर लोग हंसते हुए एक बात कहते थे कि अनुप्रिया जी मिर्जापुर का इतिहास रहा है कि लगातार दूसरी बार कोई यहां से चुनाव नहीं जीता है और मैं मुस्कुराती थी और साथ में ये भी कहते थे कि लेकिन आप वो सांसद बनेंगी जो इस मिथक को तोड़ेंगी और आप दोबारा रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी। तो मैं अगर अपनी मिर्जापुर में दोबारा जो इतना आशीर्वाद मुझे जनता का मिला, आपने भी कोट किया, मैं बहुत बड़े पिछली बार के चुनाव के ज्यादा मार्जिन से मैं जीती और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पिछली बार अलग अलग लड़े थे, इस बार एक साथ आए थे, तो मेरे लिए चैलेंज बड़ा था। लेकिन फिर भी जीतने का कई कारक रहे। एक तो हमारे सबसे पहले मैं कहूंगी कि हमारे जो अपना दल के कार्यकर्ता है और भाजपा के कार्यकर्ता है, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम किया। उसके साथ मैंने 5 वर्षों में मिर्जापुर के विकास का जो वादा किया था कि मैं मिर्जापुर को एक पहचान दूंगी, मिर्जापुर की पहचान एक बड़ी पहचान बनेगी। जैसे आप जाइए कभी, आप देखिएगा लखनऊ और कानपुर के बीच में उन्नाव एक जिला पड़ता है, तो वही एक तरफ लखनऊ बहुत विकसित होता है, कानपुर बहुत विकसित होता है, कहीं ना कहीं उन्नाव की उपेक्षा हो जाती है। तो वैसा ही कुछ मिर्जापुर के साथ होता था प्रयागराज और वाराणसी के बीच में। तो मैंने जो प्रयास किया उससे मेरे जिले को एक पहचान भी मिली और बहुत सारी भारत सरकार की योजनाओं का लाभ भी यहाँ पर पहुंचा। मैं यहाँ पे जरूर आपको बताना चाहूंगी कि जल जीवन मिशन योजना से हमारा मिर्जापुर लाभान्वित हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसका शुभारंभ किया है। तो हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, 5 साल का क्षेत्र का विकास, मेरी अपनी छवि और सबसे ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो जनता का प्रेम था, दोबारा उनके नेतृत्व में भारत की सरकार बने ऐसी इच्छा थी। तो ये सारी चीजें एक साथ आई और मुझे दोबारा मौका दिया मिर्जापुर की जनता ने। अनुप्रिया जी कहते हैं शासन वही अच्छा होता है जिस राज्य की प्रजा बहुत सुखी है, उसको किसी तरीके का कोई कष्ट नहीं है, वो निर्भीक है, वो परेशान नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों का जब जिक्र होता है तो हम ये कहते हैं कि गुंडा राज, जंगल राज और जो न्यायिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अविश्वास की ओर
ले जाती है व्यक्तिगत रूप से लोगों को। ऐसे में आप उत्तर प्रदेश एक ऐसे राज्य से आती है जो ये तय करता हो कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। एक सवाल यहां पर यह है, मिर्जापुर की बात करें तो हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं जब वेब सीरीज बनती है तो उत्तर प्रदेश का जो गुंडा राज है या फिर माफिया का जो स्वरूप है वो एक तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है और ये कहा जाता है कि ये वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। ऐसे में किन चुनौतियों का सामना आप करती हैं और क्या कुछ तस्वीर पहले की तुलना में अब बदली है वहां पर? देखिए, मैं इस बात से इनकार कतई नहीं करूंगी कि उत्तर प्रदेश में, विशेष तौर से हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक क्रिमिनल एक्टिविटीज रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश देश का बहुत बड़ा राज्य है, 22 करोड़ की आबादी है, देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला है। देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने का काम यदि किसी राज्य ने किया है तो उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रॉस्पेरिटी की बहुत सारी संभावनाएं हैं। हमारे कृषि को देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश विकास की भी एक तस्वीर प्रस्तुत करता है। तो सिर्फ एक छोटे से दायरे में उत्तर प्रदेश को सीमित नहीं किया जा सकता। और कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मैं अपने ही संसदीय क्षेत्र की यदि बात करूं तो मिर्जापुर के नाम से एक सीरीज आई और उसमें मिर्जापुर के साथ साथ मऊ, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जनपद हैं जिनका जिक्र किया गया। और मैं क्रिएटिव फ्रीडम के खिलाफ नहीं हूं, मैं फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी की समर्थक भी हूं, इसको एंजॉय भी करती हूं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमें कोई भी कंटेंट अगर हम दर्शकों को परोस रहे हैं तो उसमें हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी एक क्षेत्र विशेष की एक नकारात्मक छवि बना रहे हैं। जैसे मुझे ऐसा लगा कि जो भी उस सीरीज में दिखाया गया उसके माध्यम से मैं मिर्जापुर और उससे बाहर जाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश को यदि देखूं तो एक ऐसी छवि बनाई गई कि जैसे वहां पे सिर्फ गुंडा राज है। ये सच नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और तमाम सरकारों ने अपने अपने समय में प्रयास किया है विकास की दृष्टि से। मैं सिर्फ एक सरकार को इसका क्रेडिट नहीं दूंगी, लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगी कि आज आप देखिए डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, हमारे यहाँ तमाम एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, कुशीनगर में आ रहा है, जेवर में आ रहा है। हमारे यहाँ ओडीओपी योजना के तहत हर जिले की एक अपनी अर्थव्यवस्था रही है उत्तर प्रदेश में। आप कानपुर में चले जाइए तो चमड़े का उद्योग है, आप मिर्जापुर में, भदोही में आ जाइए तो कालीन का उद्योग है, आप मुरादाबाद में चले जाइए तो पीतल है, फिरोजाबाद में चले जाइए तो कांच का है, या आप खुर्जा में चले जाइए तो मिट्टी के बर्तन, पॉटरी वहां की बहुत मशहूर है। तो उत्तर प्रदेश के हर जिले की अपनी एक इकोनॉमी है, लेकिन उसको हम कैसे और आगे बढ़ाएं, हमको और वोकल फॉर लोकल होना है और अपनी जिन पारंपरिक उद्योगों की एक व्यवस्था बनी हुई है उसको और ज्यादा हम इंक्रीज करने के लिए ओडीओपी योजना के माध्यम से तमाम तरीके का टेक्निकल और मार्केटिंग असिस्टेंस देकर उस इकोनॉमी को और ज्यादा ग्रो करके और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लाए, उसके प्रयास भी हो रहे हैं। तो एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, मेट्रोज आ रही हैं, रेल की नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, नए आप देखिए मेडिकल कॉलेजेस, 30 मेडिकल कॉलेजेस हमारे यहाँ अब बनकर खड़े हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश विकास की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ हमारा प्रदेश है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर से लेकर बहुत सारे एक्सप्रेसवेज और ऐसी बहुत सारी सुविधाएं विकसित हो रही हैं जिससे हम एक विकास परक राज्य के रूप में सामने आ रहे हैं। और स्पेशली कोविड के समय में मैं कहूंगी कि उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ आबादी को देखते हुए बहुत सारी आशंकाएं थी कि कैसे यहां पर हम कोविड के संक्रमण पर लगाम लगा पाएंगे, लेकिन कितना अच्छा काम हुआ, हमने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। तो एक प्रोग्रेसिव स्टेट है उत्तर प्रदेश, प्रोग्रेसिव और बनता जा रहा है। इन्वेस्टर समिट के जरिए भी बहुत सारे प्रयास हुए कि कैसे हम इंडस्ट्री के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाएं, यहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएं। तो वैसी छवि प्रस्तुत करनी चाहिए और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो भी दिखाया जा रहा है उसको हमें रेगुलेट करने की आवश्यकता है। जैसे अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया की तो व्हाट्सएप के 50 करोड़ यूजर्स हैं, हमारे यूट्यूब के 45 करोड़ यूजर्स हैं, हमारे फेसबुक पे जाइए तो 41 करोड़ यूजर्स हैं। इसी प्रकार आप देखिए इंस्टाग्राम पे 21 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और हमारे ट्विटर पे भी लगभग 1.25 करोड़ यूजर्स हैं। तो और इसके साथ जो हमारा अब ये अमेजॉन प्राइम या हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स आ गया है,
तो इस पर कहीं कोई रेगुलेशन की व्यवस्था तो थी नहीं। और ये विषय हमारे संसद में, हमारे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कि हम इसके कंटेंट को रेगुलेट करें, क्योंकि जैसे आपका टीवी चैनल है उसके रेगुलेशन की एक व्यवस्था है, हमारे समाचार पत्र हैं तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम हैं, या और भी तमाम हमारे जो फिल्म्स बनती हैं उनके लिए सेंसर बोर्ड है। तो क्यों हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को या जो डिजिटल टीवीज वगैरह चलते हैं उनको हम क्यों ना रेगुलेट करें। तो सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया है और सरकार ने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया है कि अब ये एक ग्रीवेंस रिड्रेसल की मैकेनिज्म रखेंगे। स्पेशली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर पेरेंटल लॉक की व्यवस्था की जाएगी। उम्र के हिसाब से कौन सा कंटेंट किस उम्र के लोगों के लिए चलाया जाएगा, दिखाया जाएगा, इन सारी चीजों पर एक नियंत्रण रहेगा। और ये बहुत जरूरी है ताकि हम ऐसी कोई चीज ना दिखा सकें जो ऑब्जेक्शनेबल है। जैसे कि बहुत सारी आप देखिए प्रोफेन लैंग्वेज होती है, ऑब्सीन लैंग्वेज है, तो ऐसी भाषा तो हम नहीं दिखा सकते। या महिलाओं या बच्चों के प्रति कोई आपत्तिजनक बातें हैं तो उनको हम नहीं दिखा सकते। तो इसको हमको तुरंत डिलीट भी करना होगा और शिकायत निवारण तंत्र को हमको स्थापित करना है। तो ये एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया है। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से हम देख रहे हैं भारत नहीं पूरी दुनिया में आर्थिक संकट है। ऐसे में युवा भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। इसका समाधान कैसे संभव है? वोकल फॉर लोकल की बात हो रही है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कैसे संभव है, ये भी जानेंगे अनुप्रिया जी से। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को 7 बार टीकाकरण के लिए लेकर जाना है। 7 बार में से एक भी छूटना नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी हम सबकी है। ये जो बीच के टीके भूल जाते हैं ना, ये देखिए अच्छी बात नहीं है। सारे टीके समय से लगेंगे, तभी जानलेवा बीमारियों से बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार। हाँ जी सुरेश जी, रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे? कुछ खास प्लान नहीं है, पड़ा रहेगा बैंक में, ब्याज आता रहेगा और क्या। सुरेश जी, बैंक से कितना ब्याज आएगा? एक नई स्कीम बताता हूँ, उसमें पैसे लगा दो, साल भर में दुगने बल्कि चौगुना हो जाएगा। हाँ, बस कुछ नए मेंबर्स बनाने। नहीं सुरेश जी, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़िए। ये नए मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें। नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ। ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। ऐसी स्कीम्स धोखा हो सकती हैं। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये क्या आदत पाल रखी है? रोज की गर्भ निरोधक गोली? हाँ, तो मैंने सुना है कि रोज ब्रश करने से दांत घिस जाते हैं, कि रोज नहाने से इंसान गल जाते हैं और रोज रोटी खाने से तू भी रोटी जैसी गोल बन जाएगी। वहम पालने से अच्छा है अच्छी आदत पालना। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं, आसान, असरदार और भरोसेमंद, और खाई जा सकती है हर रोज। करोड़ों महिलाओं को है गोली में विश्वास। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं संवाद, और संवाद की इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं ऊर्जावान सांसद अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया जी, ब्रेक पर जाने से पहले आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की हम बात कर रहे थे। कोविड-19 की चुनौती हम सभी के सामने है और युवा भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। ऐसे में बेरोजगारी की चुनौती से निपटने के लिए युवाओं को, भारत की युवा प्रतिभा को बेहतर मंच दे सकें, क्या कुछ प्रयास उसके हो सकते हैं आपकी नजर में? देखिए, सबसे पहले तो जहां तक आत्मनिर्भर भारत की बात है तो मैं कहना चाहूंगी कि ये एक नेशनल स्पिरिट बन चुका है, ये एक राष्ट्रीय भावना है। यानी सारे भारतवासियों को मिलकर अपने मन में ये ठान लेना है कि हमको भारत को आत्मनिर्भर बनाना है जी।
और निश्चित रूप से इसके प्रयास कोई आज से नहीं शुरू हुए। हमने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश शायद तब से शुरू कर रखी है जब से देश आजाद हुआ है। आज हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसे हमें और बल देना है। और इसके लिए अगर मैं कोविड क्राइसिस के संदर्भ में बात करूं तो ये सच है कि कोविड क्राइसिस ने हमको बहुत बड़ा झटका दिया। हमारे देश की अर्थव्यवस्था -23.9 पर पहुंच गई और हम सब भयभीत हो गए कि अब क्या, क्योंकि बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी, बहुत सारे लोगों के हाथ से रोजगार छिन गया। लेकिन आप देखिए कि बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है। मैं कल देख रही थी कि वर्ल्ड बैंक ने हमारे जो आंकड़े हैं उनको डबल किया। पहले उनका आकलन था कि 5.4% तक जीडीपी ग्रो करेगा, आज वो कह रहे हैं 10.1% तक ग्रो करेगा। आईएमएफ कह रहा है 11.5% की हमारी ग्रोथ होगी। तो हमारी जो इकोनॉमी में एक रिवाइवल या ग्रीन शूट्स जिनकी हम उम्मीद कर रहे थे, जिसकी बात माननीय वित्त मंत्री जी भी करती थी, तो वो ग्रीन शूट्स तो नजर आ रहे हैं। हमारा जीएसटी कलेक्शन जो है वो पिछले 6 महीने में आप देखिए तो लगातार 1 लाख करोड़ के ऊपर, और इस मार्च महीने में सारे टीवी चैनल्स पे हम सुन रहे हैं कि 1,23,902 करोड़, यानी 1,24,000 करोड़, जो एक रिकॉर्ड ऊंचाई पर गया है। तो ये हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ना यानी सरकार के रेवेन्यूज बढ़ना, सरकार के रेवेन्यूज बढ़ना यानी कि सरकार को अब ज्यादा बोरोइंग करने की जरूरत नहीं है और सरकार तेजी से स्पेंड कर सकती है। कहां स्पेंड कर सकती है, हमने बजट में इसकी रूपरेखा देखी कि सरकार एमएसएमईज को बढ़ाना चाहती है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहती है। क्यों? सड़क बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, एमएसएमईज को बढ़ावा देंगे। एमएसएमईज हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत, जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं और जो हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी है वो एमएसएमईज के जरिए रोजगार पाती है। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, एमएसएमईज को बढ़ावा दे रहे हैं और सरकार के पास जीएसटी कलेक्शन के माध्यम से पैसा आ रहा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर 5.5 लाख करोड़ की सरकार ने बात की है, इसका मतलब कि रोजगार सृजन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के दिमाग में है। और इसके साथ ही जो हमारा एक स्पेशल एम्फेसिस है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कि हम हर क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का स्वयं विकास करें और दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम हो, इसके लिए वोकल फॉर लोकल का नारा दिया गया। और एक उदाहरण यहां मैं देना चाहूंगी टॉय इंडस्ट्री का, खिलौना उद्योग का, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये थॉट भी यहां से आया कि लॉकडाउन में स्कूल बंद है, बच्चे घर पर हैं और माँ बाप को परेशान कर रहे हैं, तो ये विचार आया कि बच्चों को कैसे ऑक्यूपाई करना है, तो बच्चों को खिलौनों से करना है। तो खिलौना उद्योग कहाँ खड़ा है? आज हमारे दुनिया के अंदर जो खिलौने का उद्योग है 7 लाख करोड़ का है, लेकिन भारत का उसमें कंट्रीब्यूशन कितना है? 0.5%, और ये 2024 तक 9.5 लाख करोड़ हो जाएगा। तो क्यों ना हम अपनी जो कैपेसिटीज हैं, क्योंकि भारत की एक समृद्ध परंपरा रही है खिलौनों की, टैंजोर की, डांसिंग डॉल्स की बात करें, या मैं वाराणसी जाती हूं लकड़ी के खिलौनों की बात करें, या बंगाल के कृष्णा नगर में आप जाइए तो मिट्टी के खिलौने होते हैं। तो भारत में कई जगह खिलौने बनते हैं, हम क्यों ना उसको वोकल फॉर लोकल होकर बढ़ाएं और जो ग्लोबल कारोबार है खिलौनों का उसमें हमारी भागीदारी बढ़े। तो इस तरीके के इनिशिएटिव सरकार ले रही है और मुझे लगता है कि इनका बहुत बड़ा लाभ हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अनुप्रिया जी, किसान आंदोलन पूरे देश में एक मुद्दा रहा, चर्चा का, सियासत का, राजनीति का भी, संसद का सत्र भी उससे प्रभावित रहा। ऐसे में समझना चाहूंगा आपसे, वर्तमान समय में जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों को कैसे देखेंगे? उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं जहां पर किसान आंदोलन भी देखने को मिल रहा है, तो उस स्थिति में आपका नजरिया क्या कुछ है? सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय को दुगना करना, तो विपरीत परिस्थितियों में जो प्रयास हमारे अन्नदाता को मजबूती देने के किए जा रहे हैं ग्रामीण भारत में, उनको आप कैसे देखेंगे? देखिए, मैं निश्चित रूप से ये मानती हूं कि भारत कृषि प्रधान देश है और ऐसा होने के बाद भी किसानों की दशा हमेशा दयनीय ही रही है। आप संसद के, जब से इतिहास है हमारा संसद का, तब से अगर पार्लियामेंट की डिबेट्स उठाकर देखिए तो सबसे ज्यादा चर्चा अगर हुई तो किसान और कृषि से जुड़े हुए विषयों पर हुई। और किसान दयनीय है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये आंकड़े हम गिनाते आए हैं। तो इसका अल्टीमेट इसका सोल्यूशन क्या है कि हमको किसानों की आय बढ़ानी है, और किसानों की आय बढ़ानी है तो इसके लिए हमें कुछ नए बदलाव लाने पड़ेंगे। और सरकार ने प्रयास किया कि कुछ बदलाव आए जिनसे किसानों की आय बढ़े।
किसानों का उसमें कुछ आपत्ति भी रही, बहुत सारी आपत्तियों का निस्तारण भी किया गया। और मोटे तौर पे मैं ये मानती हूं कि किसान और सरकार, हमारे जवान, हमारे किसान हमारी ताकत हैं, देश के अन्नदाता हैं, और सरकार और किसान को आपसी संवाद के जरिए अगर कुछ बचा खुचा, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन, कोई भ्रम रह गया है, तो उसको खत्म करते हुए किसान आगे कैसे बढ़े, उनकी इनकम जनरेशन कैसे हो, उस पर हमको बहुत खुले मन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। किसान अगर देश का प्रॉस्पेरस होगा, संपन्न होगा, तो हमारा देश और तेजी से आगे बढ़ेगा। आप कोविड में देखिए कि सारे सेक्टर्स नीचे चले गए, लेकिन एक कृषि था जिसने मेरे ख्याल से 8% की जो ग्रोथ थी उसको बनाकर रखा। तो हमारे देश की कृषि में बहुत ताकत है, ये मेरा मानना है। और इतने लंबे लॉकडाउन में वो अन्नदाता ही थे जिसने पूरे देश का पेट बचा के रखा, सबको बचा के रखा, कोई गरीब भूखे न मरने पाए। गांव में जाकर देखिए, हर गरीब को कभी कमी नहीं पड़ी, हमारे रिजर्व्स पूरे रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ अनुप्रिया जी, स्वास्थ्य मंत्रालय भी आपने संभाला है। देश के स्वास्थ्य की यदि बात की जाए, भारत के स्वास्थ्य की, तो हम कहते हैं एक अनार 100 बीमार, और उसमें भी सरकार ने कई सारे प्रयास किए, अलग अलग राज्यों में एम्स को बढ़ाना और आयुष्मान भारत योजना, कोविड-19 के लिए 35,000 करोड़ रुपए का फंड दिया। तो भारत के स्वास्थ्य की स्थिति को आप कैसे देखती हैं, और क्या कुछ उसमें आपको ऐसा लगता है कि इसमें और ज्यादा सुधार होना चाहिए? देखिए, स्वास्थ्य एक दिन का विषय नहीं होता है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और मैं फिर कहूंगी कि हर सरकार अपने समय में कुछ न कुछ इसमें काम करती है, और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत प्रयास किए गए। हमने जब 2017 में हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को रोल आउट किया, तो हमने उसमें एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि जो हमारे स्वास्थ्य का एक्सपेंडिचर है उसको हम जीडीपी का, जो अभी हमारा 1.3% या 4% है, उसको बढ़ा के हमें 2.5% तक लेके जाना है। और इसके साथ साथ हमें यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर, इसकी तरफ भी बढ़ना है, यानी किफायती दामों में स्वास्थ्य की सुरक्षा कैसे आम आदमी को सुलभता से मिले। और इसके साथ तीसरी चीज, हमको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की ओर बढ़ना है, यानी व्यक्ति बीमार हो जाए उसके बाद हम उसका इलाज करें, ये नौबत ही ना आए। हम ऐसे तंत्र, ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हम बीमारी को रोक सके, और इस दिशा में बहुत सारे प्रयास हुए। तो जिसमें मैं एक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत जो मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना हुई देश भर में, और यूपी में मैंने आपको बताया कि 30 मेडिकल कॉलेजेस नए बनकर खड़े हो गए। तो अगर मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे हर जगह, तो हमारे हर साल उससे पढ़कर डॉक्टर्स निकलेंगे, तो यानी जो हमारा डॉक्टर पेशेंट रेशो है वो जो हमारे WHO के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग इंप्रूव होगा। तो जितने हमारे पेशेंट्स के ऊपर डॉक्टर्स की उपलब्धता होनी चाहिए वो होगी, तो मेडिकल कॉलेजेस बढ़े। इसके साथ जो दिल्ली के एम्स में एक हमेशा से बहुत ज्यादा ओवरलोडेड सिस्टम रहता है, तो सरकार ने प्रयास किया कि देश के हर राज्य को हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दें, ये एक बहुत बड़ा प्रयास रहा। इसके साथ ही साथ रेनल डिजीजेस बढ़ रही हैं, तो डायलिसिस सेंटर्स बनाए गए। और आप सोचिए, जन औषधि केंद्र, देश के 700 जिलों के अंदर हमने 6600 जन औषधि केंद्र बनाए। आज उसमें 1400 के लगभग दवाइयां हैं जो किफायती दामों पर मिल रही हैं। और यहाँ पे मैं छोटी बच्चियों के लिए कहना चाहूंगी कि उनके लिए जन औषधि केंद्रों पर मात्र ₹1 में सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो छोटी बच्चियों के, टीनेज गर्ल्स के और महिलाओं के हाइजीन की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिए, अमृत फार्मेसीज की स्थापना की गई कि कैंसर या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की जो महंगी दवाइयां हैं वो 60%, 70% कम दामों पर मिले। 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा 50 करोड़ लोगों को व्यवस्था की गई। तो बहुत बड़ा स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवर्तन किया जा रहा है। और अभी कोविड में हमने देखा कि कैसे हमने वैक्सीनेशन के लिए एक स्पेशल बजट किया, 30 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। और वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 150 देशों को हम वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, एंड इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं फिर कह रही हूं कि अभी इसमें और काम होता रहेगा, और जो हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसी में अपना एक पूरा हमने प्लान बना के रखा है, योजना बनाई है, उसको हम साकार करेंगे। बिल्कुल, चाहे बात स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, रोजगार की, इन सभी में सतत रूप से प्रयास करना बहुत जरूरी है। और यही देश को भी बेहतर बनाते हैं, और नए भारत की तस्वीर भी इन तमाम व्यवस्थाओं के सुधार के माध्यम से हम सभी को देखने को मिलेगी। अनुप्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए। तो संवाद की इस कड़ी में आज हमने चर्चा की
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र से अपना दल पार्टी से सांसद अनुप्रिया पटेल। आज के लिए संवाद में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।